अच्छा जी, कल हमने रिकन्सिलिएशन वाली बात मुकम्मल कर ली थी। उसमें आपका कुछ जो पूछने वाली बात है? नथिंग, ऑल क्लियर? अच्छा जी, फिर हम चलते हैं अपने आखिरी मौजूद की तरफ, विच इज रेक्टिफिकेशन और करेक्शन, क्योंकि ये सब तो हम अब कर चुके हैं। तो ये जो करेक्शन ऑफ एरर वाला टॉपिक है, बेसिकली तो ये टॉपिक आप तकरीबन बहुत तफसील से पढ़ चुके होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ही। अगर आप याद करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए बहुत सारी एडजस्टमेंट्स दी हुई होती हैं, उनमें बहुत सारी एरर्स दी हुई होती हैं। हमसे ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, हम उसको ठीक कर देते हैं। ये वही चीज़ है, करेक्शन ऑफ एरर। जैसे वो कहेगा कि सैलरीज के अंदर एडवांस शामिल है, हम क्या करेंगे? हम एडवांस की सैलरी से निकाल देंगे, है ना। एंट्री क्या बनेगी? एडवांस डेबिट, सैलरीज क्रेडिट। भी एक चीज सैलरी में शामिल हो गया तो उसको निकालने के लिए सैलरी क्रेडिट दे देंगे और एडवांस को ऐसे कर लेंगे। अच्छा, ये काम हमने फिर एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट भी सीखा। एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में वो कहता था कि जनाब हमने पेमेंट की है, सारे एक्सपेंस में डाल दिए। अब पता लगा इसमें तो प्रीपेमेंट भी है, तो हम क्या करते थे? एक्सपेंस में से निकाल लेते थे। हम कहते थे एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेमेंट। उसमें बताता था कि हमने एक रिपेयर मेंटेनेंस कराई है और वो गलती से मशीन में कर दी, तो रिपेयर मेंटेनेंस में जानी थी, हम मशीन में डाल बैठे, हम क्या करेंगे? मशीन में से निकाल लेंगे। तो मशीन को क्रेडिट दे देंगे और रिपेयर को डेबिट दे देंगे। तो बुनियादी तौर पे करेक्शन ऑफ एरर दरअसल इन मुख्तलिफ मौजूआत में बिखरा हुआ सा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तो हम एक जनरल बात ये करने जा रहे हैं कि करेक्शन ऑफ एरर की फिलॉसफी या यूं कह लीजिए कि पाथ क्या है इसको ठीक करने का। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी। फिर ये समझ में आ जानी चाहिए कि रॉन्ग एक्शन क्या हो चुका है, और फिर समझ में आ जाएगा कि करेक्शन या रेक्टिफिकेशन क्या करनी है। यानी पहले मुझे ये पता हो ना कि यार गलती क्या हुई है, फिर मुझे ये पता हो कि अच्छा सही क्या होना था, फिर मैं कहूँगा अच्छा अब इसको ठीक कैसे करना है। नहीं, पहले बीमारी की तशखीस होगी, फिर ही उसकी दवा दूंगा। तो मुझे ये मालूम होना जरूरी है कि सही क्या होना चाहिए था, गलत क्या हो गया है, अब उसको ठीक कैसे करें। ठीक है, ये काम करना है। मसलन वो कहेगा कि हमारी एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग पे मजदूर काम कर रहे हैं, उनको हमने वेजेस दी हैं और वो वेजेस में डेबिट कर दिए हैं, बस ये बात बता रहा है। बताइए इसमें कोई बात सही है या गलत है? A building is under construction. Wages of the labor who are actually involved in the construction of the building have been debited to the wages account. इसमें गलती है, ये गलती है, हो सकता गलती हो ही ना। नहीं नहीं, पैसे दिए हैं, वेजेस, वेजेस मतलब उजरत दी है, पैसे दिए। तो वो ये कह रहा है कि हमने उनको वेजेस दिए हैं और वो वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिए। किसको डेबिट करना चाहिए था? किसको डेबिट करना चाहिए था? बोले, जो भी आपके दिल में आ रहा है बोले। बिल्डिंग को नहीं किया ना उसने, तो वेजेस को डेबिट कर दिए। बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था। हमने पढ़ा है कि जब किसी एसेट को खरीदते हैं या बनाते हैं तो उस एसेट को एक्वायर करने या कंस्ट्रक्ट करने पे जो खर्चे लगते हैं वो एसेट की कॉस्ट में जमा किए जाते हैं।
एक्सपेंस में या कैपिटलाइज किए जाते हैं, एक्सपेंस में नहीं डाले जाते। अब अगर आपकी एक बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग के ऊपर आपने मजदूरों के पैसे दिए हैं, तो उसको किधर डेबिट करना चाहिए था? बिल्डिंग में डेबिट करना चाहिए था, आपने किधर डेबिट कर दिए? तो आप ठीक कैसे करेंगे? और बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। सो वो कहता है कि जनाब हमने वेजेस को डेबिट कर दिया है, रॉन्ग एंट्री। करेक्ट किसको डेबिट होना चाहिए था? बिल्डिंग को। अब होना इसको डेबिट चाहिए था, लेकिन हो ये डेबिट किया है। तो फिर कैसे करेंगे? ये जो गलत डेबिट हो गया है इसको क्रेडिट कर देंगे, और जिसको एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर देंगे। तो ये मेरी रेक्टिफिकेशन की एंट्री बन जाएगी। आप कहेंगे मैंने एंट्री क्रेडिट कार्ड क्यों लिखा? फिर क्रेडिट तो पैसे ही हुए होंगे ना, उसने हमें ये तो कहा ही नहीं क्रेडिट में कोई गड़बड़ हुई है। तो इसका मतलब जो क्रेडिट होना था वो तो हुआ है। तो एक्चुअली जब पैसे दिए तो आपने एंट्री डाल दी वेजेस टू कैश, होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश। तो कैश तो ठीक हो गया, गलती तो कैश में हुई नहीं है। क्रेडिट होना था, कैश क्रेडिट हुआ है। गलती तो ये हुई है कि बिल्डिंग में डेबिट होना चाहिए था, हमने गलती से वेजेस में डेबिट कर दिया है। अब हम वेजेस को क्रेडिट करेंगे और बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये तरीकाकार है करेक्शन ऑफ एरर का। यही हमने प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में। 350 के करीब होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। While reviewing the draft financial statements of Sky Electronics for the year ended 31st December 2017, following errors have been identified. Following errors have: computers costing 240,000 purchased on 1st September 2017 for office use were debited to, में तो कंप्यूटर्स को, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए था, आपने परचेजेस में डेबिट कर दिए। अब क्या करेंगे? अब इक्विपमेंट डेबिट करेंगे, परचेजेस क्रेडिट। एक तो ये गलती ठीक हो गई। अच्छा, आगे वो कहता है कि हम कंप्यूटर्स को 20% स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिशिएट भी करते हैं। क्या इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई होगी? जिसको आपने कंप्यूटर अकाउंट में डाला ही नहीं उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। अब कर रहे हैं, अब नहीं, अब मैं करेक्शन कर रहा हूँ, इसको परचेजेस में से निकाल के कंप्यूटर में डाल रहा हूँ, तो फिर इसकी डेप्रिसिएशन भी डालें। कितने अरसे की? ये हम सितंबर को लिए आपने, तो दिसंबर तक 4 महीने बनते हैं। इसका मतलब है इस पर 4 महीने की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो उसकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4 महीने की। तो 2,40,000 का 20% 48,000, और उसका 4/12 4 महीने है ना, तो 16,000 रुपए की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो एंट्रीज इसकी करेक्शन में सामने आ गई। ठीक है, अब एक सवाल और पैदा होता है। अब यानी जो गलती मुझसे हुई थी उसको ठीक करने में दो एंट्रीज पास हो गई हैं, इक्विपमेंट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट। सवाल ये है इस रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट आएगा? डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी तो उससे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब है पहला इसका फैक्टर ये रहेगा कि प्रॉफिट में से 16,000 रुपया, अच्छा अक्यूमुलेटेड का क्या फैक्ट होगा? ये तो एसेट में से नेट होना है, इसका मतलब इसका इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं जाएगा। अच्छा, ऊपर वाली एंट्री पे आ जाए, इक्विपमेंट डेबिट हुआ है, इसका इफेक्ट जाएगा इसका प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। परचेज क्रेडिट हुई है, इसका ताल्लुक प्रॉफिट लॉस पे आएगा। क्या आएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा?
परचेजेस की नेचर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? एक्सपेंस क्रेडिट होने का क्या मतलब है? एक्सपेंस कम होने का क्या मतलब है? प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लिहाजा 2,40,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब 2,40 से प्रॉफिट बढ़ेगा, 16 से प्रॉफिट घटेगा, तो नेट 2,24,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि पहले तो इन एंट्रीज की रेक्टिफिकेशन करो, फिर मुझे बताओ इन तमाम एंट्रीज के नतीजे में प्रॉफिट कितने से ज्यादा या कम हो जाएगा। तो मैं हर एंट्री में देखूंगा कि इसमें प्रॉफिट का इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो डालता जाऊंगा और एंड पे सम कर लूंगा। ठीक होगी बात? अच्छा, अभी अभी आपने देखा कि पहली एंट्री का प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट होगा, ये निकालने के लिए आपको कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी। आपने कहा परचेजेस करेक्ट हो रही हैं, पर प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे, हम सोच में पड़ गए। इसका इंतहाई आसान इलाज है, अपनी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज को पढ़ें और उसमें से पहले तो ये ट्रेस करेंगे कौन सी आइटम्स है जिनका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है। जिनका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है, जिनका ताल्लुक तो नहीं है, वो तो सीधी सीधी आपके सोच से बाहर हो गई है कि यार इन पे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। एक्यूमुलेटेड एब्सेंट बैलेंस शीट का मामला है, बैलेंस शीट का मामला है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई ताल्लुक, साइड पे करते। अच्छा, बचा क्या? डेप्रिसिएशन। और अब हमने सोचना कि इससे प्रॉफिट बढ़ेगा या, अगर डेबिट प्रॉफिट हमेशा कम होगा, अगर क्रेडिट हो तो क्यों? इनकम की है, डेबिट की नेचर एक्सपेंस की है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब उसका नाम सेल हो, परचेज हो, एक्सपेंस हो, रिपेयर हो, सैलरी हो, वेज हो, टैक्सेस हो, उसका नाम जो मर्जी हो, अगर वो डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट घटेगा, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मिसाल के तौर इस बात को समझाने के लिए मैं एक फर्जी एंट्री डालता हूँ, फर्जी एंट्री डाल रहा हूँ, अब ये ध्यान में रखिएगा। फर्ज करें एक रेक्टिफिकेशन एंट्री है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। सपोज ये एंट्री है बिल्डिंग डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट, ₹1,00,000 से। बताएं प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट होगा? बिल्डिंग का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसको तो भूल जाएं। प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, करो ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। देखिए हमारा जहन जो है ना, वो अल्फाज के हेर फेर में चला जाता है। हमने कहा सेल्स रिटर्न का तो मतलब है सेल घट रही है, नहीं, सेल घट नहीं रही है, सेल क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट का तो मतलब है कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अब आप जरा सोचें, सेल रिटर्न क्रेडिट होने का वैसे मतलब, अब इसको लॉजिकली सोचें, सेल रिटर्न का मतलब क्या है? सेल रिटर्न कम हो, सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ने का मतलब प्रॉफिट। मैंने इसलिए कहा ना, मैंने इसलिए कहा कि आपने नाम के चक्कर में नहीं जाना। अब मसलन एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके आता हूँ। मसलन एंट्री है, फर्ज कर लें मशीनरी डेबिट परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बढ़िया, परचेजेस क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, रिपेयर क्रेडिट। यू सी इट्स वेरी सिंपल, इफ इट इज बीइंग क्रेडिटेड प्रॉफिट में बढ़ना ही है, चाहे उसका नाम रिपेयर है, सेल रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ सेल है, अगर वो उसका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से है, ये जरूरी है। मसलन
इसका प्रॉफिट लॉस पे क्या इम्पैक्ट होगा? नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट। डेबिट भी बैलेंस शीट की आइटम है, क्रेडिट भी बैलेंस शीट के, प्रॉफिट लॉस का ताल्लुक ही कोई नहीं है, इसका प्रॉफिट लॉस पे क्या इम्पैक्ट होगा? नो इफेक्ट। एज उस आइटम का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से है तो सादा सी बात है, अगर क्रेडिट है तो प्रॉफिट ने बढ़ जाना है, अगर डेबिट है तो प्रॉफिट ने घट जाना है। अब बताइए क्या सकता है? मशीनरी डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्या होगा? बताइए क्या इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस? आपने तो सिंपली डेबिट क्रेडिट का फैसला करना है, मशीनरी का ताल्लुक प्रॉफिट लॉस से नहीं है, इग्नोर। अब आपने पहले तो ये एस्टेब्लिश करना है कि इन्वेंट्री का ताल्लुक प्रॉफिट लॉस से है कि नहीं। इन्वेंट्री की नेचर क्या है? एसेट, इसका प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं, हेंस इसका प्रॉफिट लॉस से कोई इम्पैक्ट नहीं। इसके बरक्स अगर यहाँ होता परचेजेस, अब उसका ताल्लुक है, अब हम प्रॉफिट को इफेक्ट देंगे। तो जो भी आइटम लिखी हुई है उसकी नेचर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो नेचर उसकी इनकम या एक्सपेंस है, यानी अगर उसका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो फिर मैं उसको प्रॉफिट पे इम्पैक्ट दूंगा, अदरवाइज मैं उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्नीचर कॉस्टिंग 12 लाख एंड हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 670,000। एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 12 लाख है, बुक वैल्यू 670 है, as on 31 December 17 had already been sold on 1st November 17। वो पहले ही सोल हो चुका है नवंबर को। The proceeds of 7 lakh were credited to sale। तो वो जो फर्नीचर बेच के पैसे आए, वो बजाय हम फर्नीचर में डिस्पोजल में डालते हैं, हमने उसको सेल में डाल दिया। और SE डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। गलती क्या क्या हुई है? पहली गलती तो ये हुई है कि जब फर्नीचर की डिस्पोजल, पहले तो हम ये देखते हैं कि करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी। आइए बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ये फर्नीचर डिस्पोज हो रहा है, फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था ना, फर्नीचर खत्म होना चाहिए था मेरी किताबों में से। टू फर्नीचर क्रेडिट, है ना, फर्नीचर खत्म हो रहा है कितने से? 6,70,000 से या 12 लाख से? वो तो उसकी कॉस्ट है, तो क्यूमुलेटेड एफिशिएंट भी होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो WDV दी हुई है, ये किस डेट की दी हुई है? 31 दिसंबर 17 की। लेकिन ये डिस्पोज ऑफ कितने कब तो हुआ है? तो फिर ये WDV तो गलत दी हुई है। हमें तो WDV किस डेट की चाहिए? हमें तो 1 नवंबर की चाहिए। इसका मतलब पहले 1 नवंबर की WDV फाइंड करनी पड़ेगी। करें फिर। उसने बताया कि ये डेप्रिशिएट हो रहा है 10% पे और स्ट्रेट लाइन पे। इसका मतलब है 12 लाख का 10%, 1,20,000। 1,20,000 साल की डेप्रिसिएशन है, तो महीने की कितनी है? 10,000 डिवाइड बाय 12। महीने की डेप्रिसिएशन कितनी है? कितनी है? 10,000 है। हमें कितने महीने पीछे आना है? 2 महीने। इसका मतलब 2 महीने की डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है। तो पहला काम मैं क्या करूंगा? 2 महीने की डेप्रिसिएशन रिवर्स करूंगा। डेप्रिसिएशन रिवर्स करने की एंट्री डालते हैं।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 20,000 से। पहला काम तो मैंने ये किया कि 2 महीने की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दी। क्यों किया ये काम? इसीलिए किया कि एक एसेट जो आप रकम नवंबर को बेच चुके हैं, आपने अपनी किताबों में उसकी डिस्पोजल कोई नहीं डाली। जब आपने उसकी डिस्पोजल नहीं डाली तो 31 दिसंबर पे सारे की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई होगी। मसलन आपके पास 100 कुर्सियां पड़ी थी, उनमें से 10 कुर्सियां आपने बेच दी हैं, लेकिन आपकी किताबों में अभी भी 100 कुर्सियां ही आ रही हैं क्योंकि आपने डिस्पोजल नहीं डाली। तो डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट हुई होगी तो सब 100 पे ही हो गई होगी। अब वो कहते हैं नहीं यार, इसमें से 10 कुर्सियां तो बेच दी थी, अब मैं उन 10 कुर्सियों की डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रहा हूँ। कितने महीने की? 2 महीने की, नवंबर दिसंबर की। तो पहले तो मैंने 2 महीने की डेप्रिसिएशन उनकी रिवर्स कर दी। अब जब ये रिवर्स की, इसका क्या मतलब है? बुक वैल्यू 690 हो जाएगी। भाई अगर डेप्रिसिएशन हो तो बुक वैल्यू कम होती है ना। अगर मैं 15,000 डेप्रिसिएशन और डाल दूं तो 670 से 15,000 नीचे आ जाएगा। अब तो मैंने डेप्रिसिएशन रिवर्स की है तो एसेट वापस ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है कि अब इसकी जो बुक वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है? किस तारीख को? 1 नवंबर। अब डिस्पोजल डालते हैं। एक एसेट जिसकी बुक वैल्यू 1 नवंबर को 90,000 थी, 6,90,000 थी और कॉस्ट 12 लाख थी, वो हमने 7 लाख रुपए का बेच दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बैंक डेबिट 7 लाख रुपए से, फर्नीचर क्रेडिट 12 लाख रुपए से कॉस्ट से, और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? अगर 12 लाख की कॉस्ट हो और 690 की डब्ल्यूडीवी हो तो डिफरेंस क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी का फर्क क्या होता है? अक्यूमुलेटेड। तो 690 और 12 लाख का डिफरेंस कितना है? 5,10,000। तो 5,10,000 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो गई और 12 लाख से फर्नीचर खत्म हो गया। तो नेट देखे तो 690 ही हुआ ना। तो 690 से एसेट खत्म हो गया और 7 लाख रुपए मिल गया। 10,000 क्या हुआ? ये गेन हो गया। ये है करेक्ट एंट्री, ये होनी चाहिए थी। हमने क्या किया? 7 लाख रुपए आया, सेल में डाल दिया, यानी हमने कर दिया बैंक डेबिट 7 लाख से, क्रेडिट 7 लाख से। ये रॉन्ग एंट्री है, ये करेक्ट एंट्री है। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री हो गई है। ठीक करें। बैंक तो डेबिट हो गया, बैंक में तो मसला कोई नहीं है ना। अब मसला क्या है? सेल जो गलत क्रेडिट हो गई है उसको डेबिट करेंगे। सेल्स डेबिट 7 लाख से, और अक्यूमुलेटेड को डेबिट करेंगे 5,10,000 से, और फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे कितने से? 12 लाख। और 7 और 5 ये तो 12,10,000 हो गया, तो बाकी का गेन आ गया 10,000। ठीक है। तो अब ये हमारी 2 रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बन गई। एक ये सेल डेबिट 7 लाख से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 5,10,000 से, फर्नीचर क्रेडिट 12 लाख से, गेन क्रेडिट 10,000 से, और दूसरी एंट्री बनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 20,000 से, डेप्रिसिएशन क्रेडिट 20,000 से। अब मैं कहता हूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट होंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। ये जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है, ये फर्नीचर का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है, ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस है। अच्छा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं है, और ये डेप्रिसिएशन। तो ये 3 चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट करेंगी। अच्छा, इनमें से डेबिट है 7 लाख, क्रेडिट है 10,000, और फिर क्रेडिट है 20,000। तो 7 लाख से डेबिट है, 30,000 से क्रेडिट है, तो नेट 6,70,000 से डेबिट हुआ है नेट। इसका मतलब है प्रॉफिट 6,70,000 से कम हो रहा है। ठीक है, ये इत्तेफाक से इस 6,70,000 से मैच कर रहा है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यानी दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा 7 लाख से मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, 10,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, और 20,000 से भी मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये है मेरे
इस रेक्टिफिकेशन का प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट। ठीक है, अगर आप गौर करें तो यही चीजें आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडजस्टमेंट बन रही होती हैं। एडजस्टमेंट में लिखा होता है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। हम क्या करते हैं, हम उसकी एंट्री बनाते हैं कि अच्छा यार अब इसका करना एंट्री डालनी है, और उस एंट्री के इफेक्ट कितने चले जाएंगे, ये चला जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम हो रहा होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब जाहिर है कि फिर इसकी प्रैक्टिस है, मुख्तलिफ तरह के सवालात हैं उसमें, आप ये सारी एंट्री, फिर उसके बाद अच्छा ये अगली बात वो आ भी रही है, द इफेक्ट ऑफ एरर ऑन प्रॉफिट, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर ये अच्छी एग्जांपल है, ये आप कर सकते हैं, एग्जांपल 4। उसके बाद बात आ जाती है सस्पेंस अकाउंट पे। सस्पेंस अकाउंट क्या चीज है और सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। नाम से जैसे कि जाहिर हो रहा है, सस्पेंस किसी ऐसी चीज को ही कहते हैं ना जिसके बारे में आप मुतजस्सिस होते हैं कि यार ये क्या चीज है। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसे ही अकाउंट है जिसके बारे में आप मुतजस्सिस हैं, यार ये इसमें क्या है, पता नहीं ये क्या है। सस्पेंस अकाउंट दो सूरत हाल में पैदा हो सकता है, एक वॉलंटरी है कि मैं अपनी मर्जी से पैदा करता हूं, और एक बस ये हो जाता है, मेरी इसमें मर्जी नहीं होती। ये जो मेरी मर्जी है ना, ये कब होती है, मसलन मेरे सामने कोई अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आई है और वो अधूरी है, उसमें पूरी बात नहीं अभी तक पता, मैं कहता हूँ यार इसकी एंट्री क्या डालूं, मुझे तो पूरी बात का पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार जितनी बात का पता है ना उतने की एंट्री डाल दे, बाकी को सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। मसलन हमने पढ़ा चंद दिन पहले बैंक रिकंसिलिएशन में कि किसी कस्टमर ने मेरे बैंक में पैसे जमा करा दिए, है ना, किसी कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करा दिए, क्या एंट्री डालेंगे, कौन सा वाला, पता नहीं किसी ने जमा कराए हैं पैसे, अल्लाह जाने कौन है भाई, मेरे सैकड़ों कस्टमर है, गॉड नोज किसने जमा करा दिए ये पैसे, भाई मुझे तो नहीं पता किसने कराए हैं जमा, नाम भी नहीं लिखा हुआ आ रहा वहां पे, नाम से पता चल जाता, मुझे तो नहीं पता। अब मैं बैंक डेबिट तो कर सकता हूँ, आई डोंट नो विच कस्टमर टू क्रेडिट। अब एक तरीका तो ये है कि मैं एंट्री होल्ड कर लूँ, पेंडिंग कर लूँ, मैं कहूँ यार ये एंट्री अभी नहीं डालनी, भाई एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कस्टमर आखिर मुझे फोन करेगा ना, या डिपॉजिट स्लिप भेजेगा, भाई मैंने पैसे जमा करा दिए थे, मैं कहूँगा अच्छा ये तेरे पैसे थे, ठीक है अब एंट्री डाल दे। तो पता नहीं वो कितने दिन नहीं बताएगा, वो भूल गया, भूल भी सकता है, या हो सकता है उसने किसी को बता दिया और जिस किसी को बताया उसने मुझे नहीं बताया, गॉड नोज व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता, मैं अंदाजे से एंट्री नहीं डाल सकता। ये आप इसको इमेजिन करें कि एक यूनिवर्सिटी है जहां पे हजारों स्टूडेंट है, और वो यूनिवर्सिटी फीस ऑनलाइन लेने एक्सेप्ट करती है, और कोविड की वजह से तो वैसे ही सबने ऑनलाइन लेने शुरू कर दिए, है ना, और किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन फीस जमा करा दी है, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी को अभी तक बताया नहीं है कि जनाब मेरी फीस जमा हो गई है। अब यूनिवर्सिटी हजारों स्टूडेंट में से किस स्टूडेंट का अकाउंट क्रेडिट करे, गॉड नोज विच स्टूडेंट, और अंदाजे से वो करेंगे नहीं किसी आपकी फीस उधर डाल दो, उनकी फीस इधर डाल दो, तो काम खराब हो जाएगा, वो कहेंगे नहीं पेंडिंग कर दो, ये एंट्री होल्ड कर लो। एक तरीका तो ये, अगर मैं इस एंट्री को पेंडिंग कर दूं तो मेरा बैंक आउट हो जाएगा, क्योंकि कैश बुक में एंट्री गई नहीं अभी तक, रिकंसिलेशन बन जाएगी, रिकंसिलेशन में लिखा हुआ आ रहा होगा 85,000 रुपया रिसीव्ड गॉड नोज कहां से है रिकंसिलेशन, और इस तरह से कई स्टूडेंट्स होंगे, रिकंसिलेशन लंबी होती जाएंगी, डाटा पेंडिंग होता जाएगा, एंट्रियां पेंडिंग होती जाएंगी, बात समझ ना, काम खराब होना शुरू हो जाएगा। तो मैं एक चॉइस करूंगा, मैं कहूंगा ठीक है इसकी एंट्री डाल लो, लिखो बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, अब मैंने बैंक डेबिट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट, मेरा बैंक ठीक हो गया, बैंक में बैलेंस आ गया, कैश बुक ठीक हो गई। अब मसला है कि कौन सा कस्टमर सस्पेंस अकाउंट, कल परसों तरसों चरसों जब कभी वो आएगा, मैं क्या करूंगा उस वक्त,
सस्पेंस अकाउंट को वापस करूंगा डेबिट और उस कस्टमर को कर दूंगा, तो मेरा सस्पेंस अकाउंट निल हो जाएगा और कस्टमर का सही अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सस्पेंस अकाउंट दरअसल टेम्परेरीली मेरी एंट्री को ब्रिज कर रहा है, यानी कनेक्शन दे रहा है। अच्छा यार, फिलहाल तुम बैंक डेबिट करो, सस्पेंस क्रेडिट करो और एंट्री डाल दो। हफ्ते 10 दिन में जब पता लग जाएगा, उस वक्त सस्पेंस को रिवर्स करना यानी डेबिट करना और कस्टमर को क्रेडिट कर देना, काम ठीक हो जाएगा। तो ये तो वो अमल है जिसमें मैं खुद सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देता हूं। अच्छा, और इसको सस्पेंस अकाउंट में डालने का फायदा क्या है? जब तक सस्पेंस अकाउंट का लेजर 0 नहीं ना होगा, तब तक मेरी तवज्जो इस तरफ रहेगी, यार इसमें कोई मसला अभी तक कोई एंट्री पेंडिंग है, ढूंढो किधर है। तो सस्पेंस अकाउंट खड़ा करना लाजमी होता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो सस्पेंस अकाउंट में पैसे डालने चाहिए। अगर आप अंदाजे से किसी कस्टमर में डाल देंगे ना, तो फिर खत्म होगी बात, भूल गए फिर तो। नहीं, आप सस्पेंस में डाल देंगे। अब जब तक सस्पेंस अकाउंट का लेजर 0 नहीं हो जाता, तब तक आपको पता है यार इसमें कोई चीज है जिसको ठीक करना है। एक तो बात ये तरीकाकार है। जाहिर है इस तरीकाकार में सस्पेंस अकाउंट में अपनी मर्जी से क्रिएट कर रहा हूं, और जब मेरे पास इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी तो मैं उसको रिवर्स करके 0 कर दूंगा, बात खत्म हो गई। दूसरा सिचुएशन क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टेम्पोरेरीली डेबिटेड और क्रेडिटेड टू सस्पेंस, है ना। एक तो ये बात जो मैंने भी आपको बता दी। दूसरी सिचुएशन क्या है? ट्रायल बैलेंस आउट हो गया, आपने एंट्रीज डाली, लेजर्स बनाए, ट्रायल पे पहुंचे, ट्रायल का डेबिट और क्रेडिट बराबर ही नहीं है। ट्रायल का डेबिट कह रहा है 6 लाख, ट्रायल का क्रेडिट कह रहा है 5 लाख। अब ये लाख रुपया कहीं क्रेडिट पर डालना है, पता नहीं क्या चीज है ये, पता नहीं कौन सी एंट्री है जो मैं पीछे मिस कर रहा हूँ, पता नहीं पीछे कौन से लेजर में गलती कर रहे हूँ, कौन सी जर्नल एंट्री में गलती कर रहे हूँ, गॉड नोस किधर गलती करके आए हूँ। मैं कहता हूँ फिलहाल इस गलती को सस्पेंस में पार्क कर दो, यानी इसका टोटल है 6 लाख, इसका टोटल है 5 लाख। मैं कहता हूँ यार इसको बराबर कर दो। कैसे बराबर कर दो? यहां पे डालो लाख रुपया अपनी तरफ से, उसको लिखो सस्पेंस और इसको 6 पूरा कर दो। अब 6 बराबर हो गया और डिफरेंस किधर चला गया? और किधर गया? क्रेडिट पे, क्रेडिट। अब मेरे पास सस्पेंस अकाउंट खुल गया। नहीं, जिधर फर्क होगा उधर आएगा ना। नहीं, रिसीवेबल पेबल मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे तो पता ही नहीं गलती क्या है। गलती बिलिंग में हो सकती है गलती शेयर रिटर्न में हो सकता है गलती वेजेस में हो, मुझे तो पता ही नहीं। ना ये ना ये एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना ये इनकम है, ना ये एक्सपेंस है, मुझे पता ही नहीं ये क्या है। एसेट भी है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये एक्सपेंस भी हो सकता है, ये क्रेडिट है, इनकम भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, ये क्या पता सकता है, मुझे नहीं पता ये क्या है। इसलिए कहूँ तभी तो डोंट ये क्या है। तो अब ये सस्पेंस अकाउंट खुल गया और इसका क्या बैलेंस बनेगा? क्रेडिट, क्योंकि मैंने इसको कहां डाला है। अगर यूं होता कि क्रेडिट रेट 6 लाख होती और डेबिट रेट 5 लाख होती, तो फिर मैं इस लाख को कहां डालता? तो फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस बन जाता। अब यहां से अब आगाज होगा। सस्पेंस अकाउंट खुल गया, ओपनिंग बैलेंस लाख रुपया क्रेडिट आ गया, गलती अब ढूंढनी है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पीछे पूरा लेजर, बैलेंस, ट्रायल, वर्किंग, हर चीज पीछे चेक करूंगा। चेक करूंगा तो मेरी गलतियां पकड़ना शुरू हो जाऊंगा। अच्छा, एक ये गलती कर दी, एक ये गलती कर दी, एक ये गलती कर दी। अब उन गलतियों को ठीक करूंगा। जब उन गलतियों को ठीक करूंगा तो सस्पेंस अकाउंट 0 होना शुरू हो जाएगा। अब ये गलतियां ठीक कैसे होंगी? मसलन, अच्छा यहाँ एक और बात समझिएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट बराबर ना है? ये कौन सी सिचुएशन हो सकती है? ये वही सिचुएशन हो सकती है ना जहां कोई एंट्री हाफ ठीक हुई है,
हाफ पोस्टेज। मसलन मसलन आपने रेंट पे किया है, बैंक को तो क्रेडिट कर दिया है, रेंट को डेबिट नहीं किया। अब इसको ठीक करने लगी, ठीक करने, रेंट को डेबिट कर दे, क्रेडिट करने नहीं, क्योंकि रेंट डेबिट नहीं हुआ। अब रेंट को डेबिट तो क्रेडिट क्या करेंगे, ठीक है, क्रेडिट क्या करेंगे, सिस्टम। अच्छा, वो एक और चीज बताता है, वो कहता है हमने गुड्स परचेज की थी, परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर दी हैं, लेकिन क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट कोई नहीं की। अब क्या करेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे, बस गलती ठीक हो गई। अब डेबिट क्या करेंगे, सिस्टम। इस तरह से आप गलतियां ठीक करना शुरू हो जाएंगे। कहीं सस्पेंस डेबिट होगा, कहीं सस्पेंस क्रेडिट होगा, सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी तो सस्पेंस का लेकर जीरो हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंस उन गलतियों की वजह से पैदा हुआ था ना। तो जब वो सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सस्पेंस जीरो हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जहां पे गलतियों की वजह से ट्रायल आउट हो गया है और आपने डिफरेंशियल सस्पेंस में डाल दी है, अब जब उन गलतियों को ठीक करेंगे तो आपको ऐसी गलतियां भी मिलेंगी जिनमें गलती या सिर्फ डेबिट साइड पे है या सिर्फ क्रेडिट साइड पे है, और उसमें एक साइड पे इफेक्ट आ रहा है, दूसरी साइड पे इफेक्ट है ही कोई नहीं, तो वहां क्या डाल देंगे, सिस्टम। या बात क्या होता है कि आप गलतियों को ठीक करेंगे, तो गलती ठीक हो जाने के बावजूद जर्नल एंट्री का डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा, तो उसको बराबर करने के लिए डिफरेंस कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस में, और वो ऑटोमेटिकली आपके इस लेजर को नील कर देगा। ठीक है, अब इस टेक्निक के ऊपर हम एक ही कौन बनेगा, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 7, आपका लेक्चर कितने बजे आएगा, अभी शुरू हो जाएगा, कितने बजे शुरू होता है, 8:40 पे होता है, ओके, 8:40 पे क्लोज करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, द टोटल फ्रॉम, अभी है कौन सा लेक्चर बजे, X, okay. The total from a sales day book was 1800. Sales day book का total 1800 था. This has been posted correctly to the sales account, but 1080 has been posted in error to the receivable. यानी ये कहता है कि सेल्स अकाउंट में तो हमने 1800 ही क्रेडिट किया है, लेकिन रिसीवेबल को डेबिट 1080 से कर बैठे हैं। अब गलती कहाँ पे हुई है, सिर्फ रिसीवेबल में, सेल्स में कोई गलती नहीं हुई। यानी इसका मतलब है कि ये बंदा सेल्स को तो ठीक 1800 से क्रेडिट कर रहा है, लेकिन रिसीवेबल को डेबिट 1000। अब इस गलती को ठीक करना है तो क्या करेंगे, रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, कितने से, नहीं 1080 से तो ऑलरेडी डेबिट है, होना कितने से चाहिए था डेबिट, है कितने से, 1080 से, तो 720 रुपए से डेबिट कर देंगे। गलती ठीक हो गई, लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, ये जर्नल एंट्री है ना, क्रेडिट में क्या आएगा अब, सिस्टम। यानी जब सारी गलती ठीक कर देने के बावजूद मेरा डेबिट और क्रेडिट जर्नल एंट्री बराबर नहीं होगी, तो मैं उसको बराबर करने के लिए क्या करूंगा, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा 720, ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, a discount allowed 4000 has been recorded as credit in the discount received. डिस्काउंट अलाउ किया, हमने डिस्काउंट को डेबिट करना चाहिए था, हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, किस अकाउंट में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। अब ठीक कैसे करेंगे, वो जो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट कर बैठे हैं गलती से, उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड 4000 से डेबिट, और जो डिस्काउंट अलाउड को एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था वो भी डेबिट करेंगे। दोनों गलतियां ठीक हो गई, तो क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है, फिर क्या करेंगे,
suspense. A trial balance has been prepared and total debits are 459,100 and total credits are 459,700. डेबिट साइड का टोटल है 459,100, क्रेडिट साइड का टोटल है 459,700, 600 रुपए का फर्क है किधर, डेबिट पे। तो इसका मतलब है कि सस्पेंस का डेबिट बैलेंस 600 से पैदा हो गया। आगे अब कहता है ऑन इन्वेस्टिगेशन एरर्स वर फाउंड, sales return of 800 were recorded correctly in the receivable account in general ledger। कहता है सेल रिटर्न आई है, रिसीवेबल अकाउंट में हमने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड कर लिया, बट they have been recorded incorrectly as credit entry in the purchase return account। सेल रिटर्न आई है, इसको कहां जाना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाना चाहिए था, और सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट पे या क्रेडिट पे, इनके डेबिट पे जाना चाहिए था। अब 800 रुपए को सेल्स रिटर्न की डेबिट पे जाना चाहिए था, चला कहां गया, परचेज रिटर्न की क्रेडिट पे। तो एक तो परचेज रिटर्न को गलत क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट करेंगे, दूसरा जिसको एक्चुअली डेबिट करना चाहिए था उसको भी डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को 1600 रुपए। तो पहली गलती ठीक हो गई, दूसरी गलती ठीक करते हैं। इन द सेल्स डे बुक द कॉलम ऑफ टोटल सेल्स हैज बीन एडेड अप इनकरेक्ट। वो जो सेल्स डे बुक में सेल का कॉलम है उसको टोटल गलत कर बैठे हैं। The total should be 26,420 but it was undercost by 1,000, यानी उसको 25,420 कर दिया। बस अब मुझे बताएं, सेल्स डे बुक का टोटल गलत हो गया, टोटल गलत हो गया है, इंडिविजुअल एंट्रियां गलत नहीं हुई अंदर, टोटल गलत हो गया है। अब आप याद करें अंदर जो इंडिविजुअल एंट्रीज होती हैं वो कहां जाती हैं, रिसीवेबल्स में, मिस्टर ए के अकाउंट में, मिस्टर बी के अकाउंट में, मिस्टर सी के अकाउंट में, ऐसे इंडिविजुअल एंट्री। और जो टोटल है वो कहां जाता है, सेल्स अकाउंट में। एक डे बुक का जो ग्रैंड टोटल है वो जाता है सेल्स अकाउंट में, तो जो इंडिविजुअल एंट्री जाती है रिसीवेबल के इंडिविजुअल अकाउंट में। अब आपका इंडिविजुअल ठीक लिखा हुआ है, इसका मतलब रिसीवेबल के अकाउंट में तो डेबिट ठीक चला गया है, लेकिन जो टोटल सेल्स अकाउंट में गया है वो 1000 रुपए से कम गया है। तो अब गलती कहां हुई है, सिर्फ सेल्स में। और क्या गलती हुई है, सेल्स कम बैलेंस से क्रेडिट हुई है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 1000 क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस गलती को ठीक कैसे करेंगे, सेल्स क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपए से, गलती ठीक हो गई, और तो कोई गलती नहीं है। तो डेबिट क्या करेंगे, क्योंकि टोटल गलत है। देखो ना ये सेल्स डे बुक है, यहाँ आपने लिखा है मिस्टर ए को 1000 रुपए की सेल की है, मिस्टर बी को 3000 की सेल की है, मिस्टर सी को 5000 की सेल की है, मिस्टर डी को 8000 की सेल की है। कुल कितने पैसे हुए, 8 5 13 3 16 और 1 18,000, 17,000 बनता था, मैंने 18 लिख दिया है ना। 8 5 13 3 16 और 1 17, मैंने लिख दिया 18। अब ये कहाँ गया, ए के लेजर में, ये कहाँ गया, बी के लेजर में, ये कहाँ गया, सी के लेजर में, ये कहाँ गया, डी, ये तो ठीक गया। और जो टोटल है वो कहाँ गया, सेल्स के लेजर में, वो गलत चला गया। हाँ अभी नजर आ जाता है। अब ये पैसे सेल्स में गलत चले गए, लेकिन अकाउंट में ठीक गए हैं, तो गलती सिर्फ सेल्स में हुई है। अब सिर्फ सेल्स को ठीक करेंगे, है ना। ओके, अब हमने एक ये गलती ठीक कर ली है और एक ये गलती ठीक कर ली है। आए सस्पेंस का लेजर बनाते हैं। सस्पेंस का बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 600। सस्पेंस क्रेडिट कितने से हुआ,
1600 से। सस्पेंस डेबिट कितने से हुआ बताएं, बैलेंस करें। नील हो गया, देयर इज नो बैलेंस। इसका मतलब है जितनी भी गलतियां थी सब ठीक हो गई। जिन गलतियों की वजह से सस्पेंस पैदा हुआ था वो सब गलतियां ठीक हो गई और सस्पेंस नील हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सस्पेंस अकाउंट को इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ब्रॉड कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, अब आप इसके सवाल करें। ये जिस तरह ये एग्जांपल 5 भी करें भाई, ये एग्जांपल 5 तक कर लेना तो आपकी बेसिक क्लैरिटी आ जाएगी, बाकी फिर तो चल ही रहा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस थ्रू आउट द सेशन।